मुसाफिर किस्त नंबर 23। मुसाफिर किस्त नंबर 23। कुछ फासले पर दीवाना खड़ा हमें देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डाली और गजाला से पूछा, तुम पागलों की तरह गलियों में क्यों दौड़ती फिरती हो? मैंने चाची से कहा था कि परवीन को अमीर नवाज कहीं ले गया है, उसे तलाश करो। पुलिस वाले ने भी बात सुन ली। उसने मुझे डांटा और कहा था कि वो मुझे थाने ले जाएगा। मैं डर के मारे भागकर इधर चाचे बख्त खान की हवेली में जा रही थी। ठीक है, तुम हवेली में जाओ और चाचे बख्त खान से बात करो, मैं घर जाता हूँ। मैंने उसे हवेली की तरफ धकेला और तेज तेज कदमों से घर की तरफ चल दिया। दीवाना मेरे हमकदम होकर बोला, क्या बात थी? उसके कानों में भिनक पड़ चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मुख्तसरन बताया और उसे गली में रोककर घर में घुस गया। घर का मंजर वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। औरतें, मर्द, बच्चे और उनकी मिली जुली आवाज़ों का शोर। शानू ने मुझे हाथ के इशारे से कमरे में जाने को कहा। कमरे में करीमा पाउली, हयात खान और चाचा चिराग सर जोड़े बैठे थे। मैं सलाम करके चाचे के पास चारपाई पर बैठ गया। करीमा पाउली अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को बल देते हुए कह रहा था, देख चाचा, तुझे मैंने तस्वीर के दोनों रुख दिखा दिए हैं। अब तू जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा। क्यों जी सरदार साहिब? हयात खान गुमगू की कैफियत में मुब्तला था। पेशानी बलज़दा थी। एक जरा तवक्कुफ के बाद गला खंगार कर बोला, सीधी पदरी बात तो यह है कि मेरा पुत्र ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। गजाला धी को यकीनन गलत फहमी हुई है। मैंने चौंक कर हयात खान को देखा। उसकी परेशानी की वजह सामने आ गई थी। उसकी सफेद चादर पर धब्बा लग चुका था, तभी उसकी पेशानी अरकालूद थी। चाचे चिराग का झुका हुआ सर उठा नहीं, भींचे हुए लब वाह नहीं हुए, बल्कि एक गहरी आह सीने से खारिज हुई और उसने कनखियों से मेरी तरफ देखा। करीमे ने बेसब्री से पूछा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया चाचा? गैर मामूली ताखीर के बाद चाचे की आवाज़ कमरे में सिसकी की तरह गूंजी। हयात खान इस घर का रखवाला है। रखवाले का पुत्र ही सींद लगाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैं हयात खान के पुत्र के खिलाफ पर्चा नहीं कटवाता। तुम सब लोग चले जाओ, मेरी फिक्र ना करो। हयात खान तड़प कर बोला, नहीं खान, अगर तुम्हें यकीन है कि अमीर नवाज तेरा मुजरिम है तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम ये ना कहो कि रखवाले के बेटे ने घर में नकब लगाई है। उसके रगों में वही खून दौड़ रहा है जो मेरी और तुम्हारी रगों में है। वो किसी को कत्ल तो कर सकता है, किसी के हाथ पैर तोड़ सकता है, मगर नहीं चिराग दीना, नहीं, वो किसी की बाह का चोर नहीं बन सकता। चाचे का झुका हुआ सर उठा। नम मगर दहकती आंखें हयात खान के चेहरे पर ठहर गईं। फिर ठहरे हुए लहजे में लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, खान, तुम अपने घर चले जाओ। मेरे तन पर मांस नहीं रहा, मगर क्या हुआ? पिचकी हुई रगों में खून और खून में गैरत तो मौजूद है ना। अगर रब सोने ने तौफीक दी तो मैं अपने मुजरिम से निपट लूँगा। तुम मेरे मुजरिम नहीं हो। जाओ, अपने पुत्र को जितना भी छुपाना चाहो मेरी नज़रों से छुपा लो। जाओ, मुझे कोई पर्चा वर्चा नहीं कटवाना। हयात खान और करीमा पौली तादेर चाचे को नरम और लच्छेदार गुफ्तगू के बल पर ठंडा करने की कोशिश करते रहे। फिर अल्लाह बेली कहकर रुखसत हुए। मैंने चाचे के दोनों लर्जीदा हाथों को थाम लिया। कहा, चाचा हौसला करो, अब ये तय नहीं हुआ कि हमारी बाह अमीर नवाज के पास है। अगर ये फैसला हो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। चाचे ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझसे लिपटकर सिसकने लगा। अच्छा था, क्योंकि रोने से अंदर का गुबार कम हो रहा था। मेरे अंदर भी हबस भरा हुआ था, जिसमें ज़ारो-खुदा रोने से कुछ कमी वाक़ई हुई तो मैं घर से निकल आया। दीवाने को गली में ठहरा कर गया था, मगर अब वो गली में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद मायूस होकर घर चला गया था। घर में भी रानी अपना तसल्लु जमा चुकी थी। किसी के हलक से एक निवाला तक नहीं उतरा था। अगर वो किसी बीमारी या हादसे में मर जाती तो घर पर सिर्फ दुख के साए छाते। नदामत और परेशानी की आग हर जहन में दहकना उठती। नूरपुर की कदीमी रवायती बस्ती में बेटी या बहन का यूं घर से जाना ख़ानदान का सर हमेशा के लिए झुका देने का सबब बनता था। चूँकि आज तक इतना बड़ा वाक़या रूपजीर नहीं हुआ था, इसलिए मेरे घर से उठने वाले पहले शोले ने आन की आन में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। वो मेरी इकलौती और लाडली बहन थी। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उसे छूने वाली हवा गैरत की सांसों को नागवार गुजरती थी। अब न जाने किस हाल में थी। यही ख्याल में जहन को दबोचे रहा और मैं शब भर जागता रहा। कभी कमरे में उसके इस्तेमाल की चीज़ों को खंगालते, कभी खोजों की तरह शहर में सब पैरों के हज़ारों निशानात में से उसका नक्शे पाक खोजते, और कभी दीवानों की तरह नूरपुर की गलियों में उसकी नाकाम तलाश में घूमते। दिन चढ़ गया, मगर मेरी गैरत का डूबा हुआ सूरज शुरू नहीं हुआ। घर की तीनों औरतों ने अपने दुपट्टे अपने सरों पर कसकर बांधे हुए थे और 10 बजे तक चूल्हे में आग नहीं जलाई गई। हमसाया घरों से नाश्ता पहुंचाया गया, जिसे उनके बेहद इसरार पर जहर मार किया गया।
मुझसे तो एक रोटी भी मैदे में नहीं उतारी जा सकी। कमो बेश सबका हाल ऐसा ही था। 10 बजे के करीब मैं घर से निकला। खाले और अमीर नवाज का पता किया, दोनों गायब थे। दीवाने के घरोंदे पर जाकर कुछ देर सर झुका बैठा रहा। उसकी हमदर्दी अमेज बातों का हूँ हाँ में जवाब देते हुए मन में जलती हुई आग को छेड़ता रहा, जो दम बदम बुझने के बजाय भड़कती जा रही थी। दोपहर तक मैं दिली दिल में फैसला कर चुका था कि परवीन या तो अपनी रजामंदी के साथ अमीर नवाज के साथ चली गई थी या फिर अमीर नवाज ने उसे किसी तरीके से अगवा कर लिया था। मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का सामना भी था। भरे पूरे घर में इतनी खामोशी और दीदा दिलेरी से जवान लड़की को अगवा किया जाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। वो यकीनी तौर पर कमरे से या घर से अपने पैरों पर चलकर निकली थी। सैनिया गली में उसके साथ गैर मुतवक्को हालात पेश आए थे। कोई भी ऐसे हालात रूनमा नहीं हुए थे जिनके पेश नज़र वो घर से चोरी रात की तारीकी में हमेशा के लिए जाने का फैसला करती। मैं उसे बेपनाह चाहता था, उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। चाचा और चाची भी उसकी कोई बात रद्द नहीं करते थे। उसे इतना एतमाद हासिल था कि अगर वो अमीर नवाज से शादी का इरादा रखती थी तो कह देती और हम सब मान जाते। अमीर नवाज ना तो गैर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, ना ही वो बाश फितरत और मुफलिस था, और ना ही हमारे दरमियान दुश्मनी की खलीज हाइल थी। अगर देनादारी का मुजाहरा किया जाए तो यह हकीकत थी कि अगर सरदार हयात खान अपने बेटे का रिश्ता मांगता तो हम बाखुशी उसे बाह थमा देते। हजार दोस्त से तल्लुकात। अमीर नवाज बखूबी समझता था कि परवीन पर मैले हाथ तो खुजा, मैली नज़र भी डालेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे भी चोरी छुपे परवीन को भगा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब उसकी पोजीशन और किरदार को ज़हन में खंगाला जाता तो दिल उसकी तरफ से तशकीक ज़दा हो जाता। अगर उसका परवीन के अगवा से कोई तल्लुक नहीं था तो वो गायब क्यों था, कहाँ चला गया था। बहरहाल ये तय था कि तवील अरसे से दोनों चोरी छुपे मिलते चले आ रहे थे। गजाला उनकी हमराज थी। परवीन उसे अपने दिल की बात बता दिया करती थी। गजाला की हालत ज़ार बहुत अबतर थी। घर में कोई उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा था और लान तान कर रहा था। मैंने बदिक्कत तमाम उससे परवीन और अमीर नवाज के माबैन तल्लुकात की नोयत दरियाफ्त की थी। उसकी सुनाई हुई रुवायात के मुताबिक 2 साल पहले अमीर नवाज ने उसे पहली मरतबा दिलचस्पी की निगाह से देखा था। परवीन ने उसकी हौसला शिकनी नहीं की थी, जिससे शय पाकर अमीर नवाज ने एक ख़त उसे लिखा। परवीन ने यह ख़त गजाला को पढ़ाया था। फिर दोनों तरफ से खतूत का सिलसिला चल निकला। अमीर नवाज हर सुबह स्कूल के रास्ते में उसे देखने के लिए किसी न किसी बहाने से मौजूद हुआ करता था। ख़तों के तबादले के नतीजे में दोनों चोरी छुपे मिलने लगे, मगर इनके दरमियान दीवानगी अमेज़ दीदनियों और बेसरोपा बातों के अलावा कोई ख़ास बात नहीं थी। उनकी चाहत ज़ुबानी इजहार तक महदूद थी और गजाला के बकौल दोनों ने अपनी अखलाकी हुदूद को कभी अबूर नहीं किया था। मैंने परवीन को हमेशा बच्ची समझा था। वो पूरी कामत के साथ इस तरह मेरी नज़रों के सामने आन खड़ी हुई थी कि मेरी नज़र में दुनिया की तमाम कामतें बेएतबार होकर रह गई थी। अमीर नवाज के बारे में मैंने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा था। उसकी अय्याशियाँ देखी थी, मगर ये नहीं सोचा था कि वो अपना मांस खाने पर आमादा हो जाएगा। डॉक्टर शाहजी और सरदार बख्त खान की सुइयां परवीन के अगवा पर अटकी हुई थी। वो अमीर नवाज को इतना घटिया और बदकुमाश फितरत समझने पर आमादा नहीं थे। इसके बावजूद वो शशो पंज में खुद भी शिकार थे कि वो मेरी रहनुमाई करने से माजूर दिखाई देते थे। पुलिस वाले बेनीलुम आराम गए थे। करीमा पौली एहलकार दोबारा नूरपुर में दिखाई नहीं दिया था। चूँकि सरदार हयात खान के बेटे का नाम इस वाक़े से मुंसलिक हो चुका था, इसलिए जो भी होता वो हमारा साथ न देते। अब तो उन्हें बड़ा मजबूत जवाब मिल गया कि हमने पर्चा कटवाने और कानूनी कार्रवाई करवाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। अलबत्ता सरदार हयात मुतफक्किर था। वो इस आग की तबिश और ताकत को बखूबी जानता था कि उसके बेटे की ज़िंदगी शदीद ख़तरे में पड़ गई थी। वो अगर घर पहुंचने से कबल मुझे या चाचे चिराग को दिखाई दिया जाता तो उसका जिंदा बचना मुहाल था। मर्ग की 2-3 दिनों बाद समेट ली जाती है। गैरत के जनाजे पर कभी भी मिट्टी नहीं डाली जाती, बल्कि कुरेद कर शोलों को हवा दी जाती है और अपने तन बदन को उस आग के सेंक पर कबाब किए रखा जाता है। मेरे घर की सूरत बिल्कुल ऐसी ही थी। इस इज्जत पाश वाक़े को गुजरे 3 रोज़ हो गए, मगर ना तो परवीन और अमीर नवाज का कोई सुराग मिला, ना ही आहो बका और सिसकियों को करार आया। बात नूरपुर से निकलकर अतराफ के देहातों में फैल गई थी और चाचो चाची के मिलने वालों की आमद का नागवार सिलसिला चल निकला। लोगों की हमदर्दी भरे जुमले तेज निश्तर बनकर दिलो दिमाग को छलनी करके रख देते, मगर जुबान दांतों में रखकर सैकड़ों सुनना पड़ती और यकीन दिलाना पड़ता कि वो घर से बागी नहीं, बल्कि किसी बेगैरत दुश्मन ने उसे अगवा किया है। सरदार हयात और हमारे घर में दुश्मनी के वाज़े असरात नमूदार हो चुके थे। हत्ता कि बातचीत का सिलसिला भी मौकूफ़ हो गया था। सरदार बख्त खान, अमानुल्लाह कुरैशी और साईं दिलजीत शाह
افسوس کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ریام خان اور حیات خان نے دوبارہ ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جمعہ کے روز جب سبھی دکانیں بند تھی اور میں بخشی لوہار کی دکان کے باہر دھرے ہوئے ہماچے پر پہلو کے بل نیم دراز تھا، میری نظروں کے عین سامنے سفید رنگ کی ہوندائی کارڈ آن رکی۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں کار سے شناسائی کی ایک مہوم سی رمق جاگی، مگر جو ہی پچھلا گیٹ کھلا اور میروشا کی شکل دکھائی دی، فوراً یاد آ گیا کہ میں اس کار میں بیٹھ کر میڈم شکیلا کی کوٹھی سے نکلا تھا اور لاری اڈے پر گیا تھا۔ کیونکہ گزشتہ ایام میں میرے ذہن پر ہمہ وقت پروین چھائی رہتی تھی، اس لیے مجھے میڈم کا ایک پل بھی یاد نہیں آئی تھی۔ میڈم کی دی ہوئی خطیر رقم میرے ٹرنک میں جوں کی تو پڑی ہوئی تھی۔ جو ہی میروشا کی شکل دکھائی دی، مجھے ملتان میں بیتے ہوئے پرعذاب لمحات یاد آ گئے۔ میں چارپائی سے اترا اور باہیں کھولے اپنی جانب آتے میروشا سے لپٹ گیا۔ اب تک شاید کوئی غم گسار نہیں ملا تھا، اس لیے اس سے ملتے ہی آنسو چھلک پڑے اور میں بھلک بھلک کر رونے لگا۔ میروشا گھبرا گیا، مجھے خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری گریپ سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولا، اڑے غنچے بولے بھی تو، کس نے تیرے پہ ہاتھ ڈالا؟ جاتی کی قسم آڑے کو اپنی ماں کی خون کر دے بھی اس کم جات کا، پر بولے تو صحیح نا۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا رونا تھمتا نہیں، نہ ہی میں کچھ بتاتا ہوں، دوسرے ڈرائیور کو بلایا۔ دونوں نے مل کر مجھے کار کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور غیر معمولی مستدی سے کار موڑ دی۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے نہیں، میں تو بس سر جھکا بیٹھا تھا۔ گرد و پیش سے لا تعلق تھا۔ قریشی موڑ سے نکلتے ہی کار کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ مظفر گڑھ کے قریب ایک جگہ پر میروشا نے قدرے بلند آواز میں کہا، ماڑے مٹھو، ادھر ایک جانب کو اڑن کھٹولا روکتے ہوئے ہے، یہاں سگنلز آ رہے ہیں ماڑے فون پر، ہاں ادھر ہی روکنا۔ میں چونکا، شیشے سے جھانک کر دیکھا۔ ہم مظفر گڑھ کی شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور مضافاتی آبادی کے بکھرے بکھرے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ کار رک گئی۔ میروشا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بولا، اڑے لاڈنے میاں، اب بول بھی دیوے کہ یوں جنانیوں کی طرح کیوں ٹسپے بہاوے ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے تیرے کو؟ میں ڈاکٹر شاہجی اور بخت خان کی طرف سے قطعی طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ پروین کی تلاش میں دونوں اپنے تمام تر خلوص و طاقت کے میرے کسی کام نہیں آ سکے تھے۔ وہ میری طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ ایسے میں میروشا کی آمد میرے لیے بہت بڑا امکانی سہارا ثابت ہوئی تھی۔ میں نے ڈرائیور کی پرواہ کیے بغیر اسے بھرائی آواز میں اپنی رام کہانی سنائی۔ امیر نواز اور پروین کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا بلا کم و کاس بتا دیا۔ وہ بڑی خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، ہائے غنچے، تیرے کو کن مصیبتوں نے دیکھ لیا ہوئے، ایک سے بھاگے تو دوجی تیار ملت ہے، ہائے ہائے، کرما والا کسی کو بھی ایسی بے عزتی کا منہ نہ دکھاوے تو بھلا ہے۔ اس دوران اس نے اپنے ننھے سے موبائل پر کسی سے رابطہ کیا۔ چونکہ وہ میرے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، اس سے اسپیکر سے پھوٹنے والی میڈم کی آواز پہچاننے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ پھر میروشا نے مختصر الفاظ میں اپنے مخصوص انداز میں میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ میڈم نے کچھ پوچھا، کچھ باتیں کی، پھر میروشا نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ موبائل فون پکڑا اور کان سے لگایا۔ میڈم کی مترنم اور پورے اعتماد آواز سماعت میں اتری، شہریار، مجھے بہت دکھ ہوا، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اب جب کہ ہو چکا ہے تو اس کے ہونے کے دکھ سے نکل کر اس کے ازالے کے لیے توانائی صرف کرنی چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فوراً ہی حماقت کا احساس ہو گیا۔ وہ مجھے سن رہی تھی، دیکھ نہیں رہی تھی کہ میرا اوپر نیچے حرکت کرتا سر اسے نظر آتا۔ میں نے کہا، جی میڈم، میرے خیال میں تمہاری بہن کو اغوا کیا گیا ہے اور یہ کام سائیں بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم نے اس رخ سے سوچا اب تک؟ میں چونکا، سائیں یعنی سائیں دلجیت شاہ؟ ہاں وہی، لیکن اگر اس نے اغوا کیا ہے تو پھر امیر نواز کہاں گیا؟ میڈم رائے دینے کے بعد خود ہی متضاد سوچ میں الجھ گئی۔ میں چند وجوہات کی بنا پر نورپور نہیں آ سکتی، وگرنہ وہاں آ کر تمہاری مدد کرتی۔ تم ایسا کرو کہ دلجیت پر پکا ہاتھ ڈالو اور اس سے اگلوانے کی کوشش کرو کہ اس نے تمہاری بہن کو اغوا کرنے کے بعد کس کے حوالے کیا۔ اگر تم اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہاری بہن جانے اور میں جانوں، ایک ہی دن میں بازیافت کروا کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ مگر میں دلجیت سے کس طرح پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ میں نے نیم دلی سے کہا، تم یہ کام کس طرح کرنا ہے یہ تم پر ہی موقوف ہے، میں مدد نہیں کر سکتی۔ وہ قدرے لاپرواہی سے بولی، یہ بتا دیتی ہوں کہ تمہارے خانزادے بھی اس کے پارٹنر ہیں۔ اس کی پوش پناہی سردار حیدر خان کرتا ہے۔ جو بھی کرنا نہایت رازداری سے کرنا۔ میڈم، کیا آپ کو یقین ہے کہ دلجیت نے ہی؟ ہاں، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت کمینہ انسان ہے۔ میڈم کے لہجے میں غیر معمولی نفرت کی آمیزش تھی، نہ ہی آسانی سے زبان کھولنے والا ہے وہ۔ تم پکا ہاتھ ڈالو گے؟
اپنا کام کرنے کے بعد فوراً میرے پاس چلے آنا، ورنہ اس کے اندھے مرید اور حصہ دار خانزادے تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ مگر میڈم، وہ کیوں میری بہن کو اغوا کرے گا؟ اس بات کا تجھے جلد علم ہو جائے گا۔ میڈم کے لہجے میں قدرے مختلف نوعیت کا چیلنج چھپا ہوا تھا۔ بولی شہریار، وہ الو کا پٹھا آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اس سچ جھوٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے جلدی سے کہا، تم نے اسے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اس نے تمہاری بہن کو کس کے حوالے کیا ہے۔ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، انگلیاں ٹیڑھی کرنے کے ساتھ تم اپنے دماغ کے گھوڑوں کو سیدھی راہ پر ڈالو گے۔ وہ صرف 3 آدمیوں کو سپلائی دیتا ہے، سردار حیدر خان، فقیر مگسی اور جی ایم کو۔ اگر ان تینوں کے علاوہ کسی کا نام اس کی زبان پر آئے تو سمجھو کہ جھوٹ بکتا ہے۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اچھمبے سے بولا، سردار حیدر خان، فضول حیرانی مت دکھاؤ، تم سب کو جانتے ہو مگر حقیقت میں کسی کو بھی نہیں جانتے ہو۔ یہ دعا کرو کہ تمہاری بہن کو سردار حیدر خان کے حوالے نہ کیا ہو، ورنہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ دوسرے دونوں میری مٹھی میں ہیں۔ میڈم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اب میں فون بند کر رہی ہوں۔ جو باتیں کہہ چکی ہوں ان پر عمل کرو اور وقت ضائع نہ کرو، ورنہ تمہاری بہن بہت دور چلی جائے گی۔ ممکنہ دیر کی صورت میں وہ میری دسترس سے نکل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بائے۔ میڈم نے فون بند کر دیا اور میں چند لمحوں تک موبائل فون کو کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ پھر میرو شاہ کو تھماتے ہوئے بولا، میڈم کہتی ہے کہ… اس نے میری بات کاٹ دی۔ بولا، بڑے قانون نے سب کچھ سن لیوت ہے، وہ جو کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے، اس کے حکم پر عمل کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میرو شاہ نے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا حکم دیا۔ جو قریشی پہنچ کر میرو شاہ نے کار رکوائی اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لے بھائی گنچے، ویگن پر بیٹھ کر نورپور چلا جاوے ہے، اور ہاں تیرے کو اتنا بتا دے ہے کہ میرو شاہ کے جب تک تیرے کو سوچنا ہے تب تک تیری بہن اس دنیا سے چلی جاوت ہے۔ جو کرنا ہے ان باجوں سے کرو۔ تیرے کو میڈم شکیلا پیار کرے ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سے زیادہ طاقتور خانزادے نہ ہوئے ہیں۔ میڈم میدان میں نکل آوے تو ان لونڈوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ ڈر کاہے کا ہے؟ رب کی ذات کا تو بندہ تو ایک 7 روپے کی گولی بھی روکنے کا ہوئے ہے نا، آجما کر دیکھ لے ہے۔ میں کار سے اترنے لگا تو اس نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ بولا، ارے ظالم، تیرے پاس کوئی ٹھاشا کا ہوت ہے؟ ساتھ اس نے داہنی شہادت کی انگلی کو مخصوص حرکت دیتے ہوئے پستول کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا نہیں تو۔ اس نے جلدی سے قمیض کا اگلا پلو اٹھایا، نیچے پہنے ہوئے سلوکا نما چولی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ننھا سا پستول نکال کر مجھے تھما دیا۔ دوسری جیب میں سے 20 کے قریب گولیاں بھی نکال کر میری جھولی میں ڈال دی۔ بولا، لے راڈلے، یہ میگزین والا اصلی ولایتی پستول ہوئے ہے، 100 گولیاں چلاوے تب بھی گرم نہ ہوئے ہے۔ لے اب جا، آگ بن جا، جو تیرے راستے میں آن کھڑا ہوئے اسے آگ لگا دے بت، جا ماڑے لاڈلے جا۔ میں نے عجیب سے احساسات سے مغلوب ہو کر اسے دیکھا اور بھی احتیاط سے پستول اور گولیوں کو اپنے لباس میں چھپا لیا۔ دونوں سے ہاتھ ملا کر ویگن سٹینڈ کی طرف چل دیا۔ ویگن نورپور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی واپسی میں خاصی دیر تھی۔ میں ویگن اڈے والے ہوٹل میں جا بیٹھا، چائے کا آرڈر دے کر میرو شاہ اور میڈم کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اتنا اہم نہیں تھا جتنا ان دونوں نے مجھے اہم بنا دیا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں اپنا بغلی جیب کو ٹٹولا۔ پستول کی موجودگی کا احساس بڑا جاندار تھا۔ ایک آگ میرے دل میں جل اٹھی تھی، دوسری آگ فولادی پرزے کے اندر بھڑک نکلنے کو بیتاب تھی۔ چائے سے پہلے عزت خان اور شیدو پہنچ گئے۔ میرا اترا ہوا چہرہ اور نہ گفتگو حلیے کو بدولت وہ فلفور سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے روایتی جملہ بازی نہیں کی۔ عزت خان نے اپنے چائے کا آرڈر دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر مستفسر ہوا، استاد خالے کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ شیدو نے کہا، استاد شہرے، منظور درزی کے پاس جاؤ گے؟ وہ مجھ سے بالواسطہ طور پر عاشق کو دیکھنے کے لیے جانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے منہ بنایا، نہیں یار، میں نورپور جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ ویگن کیر کا وقت ہو گیا اور عزت خان نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا جھکا ہوا سر اور ہلکتا ہوا بدن متحرک ہو گیا۔ طویل سانس حلق میں اتارتے ہوئے ہماچے سے اترا اور ویگن کے پائیدان پر آن کھڑا ہوا۔ شیدو نے میرے لیے ویگن میں بیٹھنے کی جگہ بنانے کی کوشش کی تو میں اسے روک دیا۔ میں کھلی ہوا میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ گھر آ کر میں نے پستول اور گولیاں اپنے ٹرنک میں چھپا دی۔ سبھی گھر والے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے۔ گزشتہ چند دنوں سے مال مویشیوں کی چنتا بھی عنقا تھی، انہیں سنبھالنا ضروری تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ہمسایوں نے 2-3 دن تک پانی اور چارے کا انتظام کیے رکھا تھا۔ زیادہ دنوں تک اپنا معمول کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیرے کا کام کرنے کے بس میں نہیں تھا۔ ویسے بھی زندگی کی گاڑی کو جس حال میں بھی ہو دھکیلنا پڑتا ہے۔ میں گھر سے اکتا گیا تھا۔ یاد آیا صدف بی بی نے آنے کا کہا تھا مگر نہیں آئی۔ پھر خیال آیا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں کے حالات بدل گئے تھے، وہ آنا چاہتی بھی تو کس طرح آ سکتی تھی۔ صدف بی بی کی طرف میرا دھیان زیادہ دیر تک نہیں رہ پایا۔ میں اپنی آگ میں لوٹ آیا۔
मैडम और मीरू शाह की हदायत के बारे में सोचने लगा। मैडम इतनी बड़ी बात बगैर सबूत के कैसे कह सकती थी कि परवीन के अगवा के पीछे दिलजीत शाह की कमीनगी जागुज़ीन थी? क्या दिलजीत शाह उसका दुश्मन था और वो मेरे ज़रिए से अपने दुश्मन को ज़िक पहुंचाना चाहती थी? मैंने चाची वगैरह के आने तक बहुत सोचा, मगर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मैं ना तो मैडम को अच्छी तरह जानता था, न दिलजीत को और न ही खानजादों को। खाना जहरमार किया और लेट गया। नींद हस्बे साबिक आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो परवीन की छवि उभर कर सामने आ जाती। कभी रोती पीटती दिखाई देती, कभी आंसू बहाती तो कभी एकदम साकित और सपाट। वो बोलती नहीं थी, मुझे बताती नहीं थी कि वो कहाँ थी, बस एकटक मुझे देखती रहती थी। ऐसे में खाले की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। वो होता तो एक लम्हे के लिए भी मुझे अकेला ना छोड़ता, अपनी अकल के मुताबिक मशवरे और दिलासा देता, कोई राह निकालने के लिए हाथ पैर मारता, मगर वो कहीं जाकर गायब हो गया था। मेरा अंदाज़ा था कि वो मूवी के गैर मुतवक्को कत्ल पर खौफजदा होकर कहीं बेहोश हो गया था। ये भी बाइद नहीं था कि वो लाहौर या कराची की तरफ निकल गया हो। चूँकि वो माहिर ड्राइवर था, इसलिए उसे बआसानी कहीं भी नौकरी मिल सकती थी। ड्राइवरी की वसी और इस फील्ड में रहाइश और ताम की सहूलतें बआसानी हासिल हो जाती थी। मैं फितरतन बुज़दिल नहीं था। मैंने कॉलेज के अय्याम में अपनी तंजीम के कारिंदों के साथ मिलकर खौफनाक मिशन अंजाम दिए थे। बहुत कुछ सीखा था। नूरपुर में आते ही मैं हर उस काम से ताइब हो गया था जो मेरे लिए परवीन के लिए नुकसानदेह हो सकता था। मेरी एहतियात और रवादारी काम नहीं आई थी। मेरी जान से प्यारी परवीन इस वक्त न करदा गुनाहों की पादाश में न जाने किस अजाब से गुजर रही थी, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दिलजीत शाह की सरगर्मियां भले मेरी नज़र में मशकूक थी, मगर मुझे यकीन था कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता था। अगर वो लड़कियों को अगवा करता भी तो नूरपुर से दूर वारदात करता होगा। मैडम की सोच इसके बरक्स थी। वो मुसर थी कि दिलजीत ने ही परवीन को अगवा किया है। निस्फ शब का अमल था। जब कोई भी फैसला न कर पाते मेरा दिमाग फटने को आ गया। बेइख्तियार खुद को लान तान करने लगा। मेरी जवानी लाहासिल, मेरी ताकत नामुराद। जो मर्द अपनी बेटी या बहन को तहफ़्फ़ुज़ न दे सके, इसका जीना और मरना एक बराबर होता है। मैंने बेरहमी से सोचा, तो क्या मुझे मर जाना चाहिए? खाला कहता था कि बंदा पढ़ा लिखा कुछ भी करने की अहलियत नहीं रखता, वो बुज़दिल होता है, सोचने में कीमती वक्त ज़ाया कर देता है। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तब उसके हड्ड पैर हिलते हैं और फिर वो मुंह के बल अपनी बिस्तर में जा छुपता है। मेरे ज़हन में आंधी सी चलने लगी कि मैं वाकई ऐसा हूँ। पढ़ लिख कर मैंने अपने ख़ानदान को बट्टा लगा दिया। मैंने खुद को टटोला। दिलजीत शाह आसान शिकार नहीं था। सरदार हैदर खान पर हाथ डालना तो कुजा उस तक पहुंचना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। मैं क्या करूं? इसी उधेड़बुन में गरका था कि सेन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं एक झटके से उठा और जस भरने किसी अंदाज में बाहर की तरफ भागा। सेन के शुमाली गोशे में पानी के घड़े रखने वाली घड़ोची पर किसी को झुके पाया। आधे चांद की रोशनी में ही पहली नजर को बाबर हो गया कि वो शानू थी। वे घड़े पर झुकी हुई थी। मैंने चंद सानी इंतजार किया, मगर वो जूं की तू खड़ी रही। पानी भर रही होती तो पानी कटोरे में डालकर सीधी हो जाती। मैं जल्दी से उसके अक़ब में पहुंचा। पता चला कि वो घड़े पर माथा टिकाए हिचके ले रही थी, रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कमली थी गई है शानू, मेरे बाल देख। उसने चौंक कर झटके से सर उठाया, सीधी हुई और पैरों पर पलटकर मुझे घूरने लगी। मैंने कहा, क्या बात है शानू, रो क्यों रही हो? क्यों जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। मुझे एकटक देखे गई। मेरे झिंझोड़ने पर उसने सर्द आह सीने में उतारी और बोली, तेरे मानते असा ढूंढे भैणा आ करते टुरदियां हाँ से, पर तू तो अपनी परवीन जोगा भी नहीं में निकता। उसके शोले उगलते जुमले ने मुझे ज़मीन में गाड़ दिया। मुझ पर एक निगाह अजब डालकर वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसी और पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी हंसी ने मेरे रूह में वो जहर उतार दिया था जिसने आन की आन में मुझे खाकस्तर कर दिया था। मैं जो फैसला निस्फ शब तक नहीं कर पाया था, उसके एक जुमले और खून आशाम हंसी ने कर दिया। चाचा चिराग बूढ़ा था, ज़्यादा जोर लगाता था तो खांसने लगता था, अंजर पंजर हिलकर रह जाता था। मगर उसके कानों में परवीन के साथ जो ही अमीर नवाज का नाम पड़ा था, उसे हयात खान से कह दिया था कि मैं पर्चा नहीं कटवाऊंगा, बल्कि अपने मुजरिम से खुद निपटूंगा। उसके बूढ़े दिल ने गैरत की आंच पर जवानी का पल्लू थाम लिया था। मेरा जवान दिल अभी अंदेशों में मुबतला था। मुझे अपने वजूद से एक लम्हे को घिन आई और मैं दांत पीस कर अपने कमरे की तरफ लपका। मेरे अंग अंग में गैर मामूली मुस्तैदी भर गई थी। सुल्तान कॉलेज के हॉस्टल में ली गई तरबियत आज काम आने वाली थी। मैंने मीरू शाह का दीवा पिस्तौल निकाला, उसे बनज़र एहतियात चेक किया और मैगजीन लोड करके बगली जेब में डाल लिया।
नन्ना सा जर्मन साख्ता पिस्टल देखने में ही इसकी मौत अगीनी की खबर होती थी। यह ऑटोमेटिक था। पहली गोली चढ़ाने के लिए बोल्ट खींचना पड़ता था, फिर खुदकार अंदाज में गोलियां मैगजीन से निकलकर स्ट्रोक पिन के सामने आ जाती थी और ट्रैगर दबाने पर मौत बांटने लगती थी। मैंने इजाफी गोलियां भी उठा ली। आने वाले वक्त में किस तरह के हालात से दो चार हो सकती थी, इस ख्याल के पेश नज़र मैंने मीरू शाह की दी हुई नोटों की गड्डी निकाली, पिन निकालकर आधी जेब में और आधी ट्रंक में छोड़ दी। खाले का तोहफा नजर आया तो मैंने खंजर भी उठा लिया। वो तकरीबन 9 इंच फल वाला 2 धारी खंजर था, जिसका दस्ता क्लिप लॉक वाला था। हाथ में पकड़कर क्लिप चढ़ा दिया जाता तो वो हाथ से छूटकर नहीं गिर सकता था और ना ही छीना जा सकता था। वो खूबसूरत और नफीस चर्मी कवर में लिपटा हुआ था और उसे बासानी पिंडी के साथ तस्मों की मदद से बांधा जा सकता था। मैंने खाले को कई मरतबा पिंडी पर बांधते हुए देख रखा था। क्रिकेट खेलने वाले जॉगर बूट पहने, मुंह पर ढाटा बांधने के लिए सियाह फूलदार साफा उठाया और नाकिदाना अंदाज में अपना जायजा लेता हुआ कमरे से निकल आया। चांद अपना आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका था जब मैं दिलजीत की हवेली नुमा रहाइश गाह के अकम में खड़ा ढाटा बांध रहा था। उस समय मैं भूल गया था कि अमीर नवाज कौन था, परवीन के साथ ही क्यों गायब हुआ था, दिलजीत के असर उसूख की ताकत क्या थी। मैं तो बस यही जानता था कि मुझे मरना है या दिलजीत से दरियाफ्त करना है कि उसने परवीन को किस बेगैरत के हवाले किया था। मुझे इससे भी सरोकार नहीं थी कि मैडम शकीला ने सच कहा था या उसने किस बरते पर इतना बड़ा इल्ज़ाम दिलजीत पर लगाया था। मैंने पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया, बोल्ट खींचकर गोली चलाई और सबसे मतकद्दुम के तौर पर मैंने पार्किंग की दीवार से झांककर मज़ार के सहन और हाल की खुली खुली खिड़की का जायजा लिया। न कोई शख्स दिखाई दिया और न ही हाल की बत्तियां रोशन थी। मैं एक मरतबा पहले भी इस छत पर चोरों की तरह चढ़ चुका था। पहले नंगे पैर था, बासानी चढ़ गया था। अब मैंने स्पोर्ट्स जोगर्स पहन रखे थे। कुछ दिक्कत हुई मगर चढ़ गया। एहतियात से झांक कर देखा, सोए महल में कोई दिखाई नहीं दिया। मैं कमरों बरामदों की सांझी मुंडेरों पर चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इन्हीं सीढ़ियों के नीचे दिलजीत का कमरा था, जिसमें इस वक्त वो अपनी किसी बीवी के साथ महव इस्तराहत था। उसके कमरे की बत्ती गुल थी या जीरो का बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं दबे पांव सीढ़ियां उतरकर बरामदे में आ गया। हवेली 3 अतराफ से कमरों और चौथी जानिब से बड़े हॉल में घिरी हुई थी। हाल के साथ ही हवेली से निकलने के लिए बड़ा आहनी गेट नस्ब था। मैं ओखली में सर दे चुका था। सर को बचाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था और बजाय तौर पर इस वक्त सोचने की पोजीशन में नहीं था। आग अंधी होती है। मेरे अंदर बसेरा करने के बाद इसने मेरी इदराक की आंखें भी बंद कर दी थी। मैं पिस्तौल हाथ में लिए दरवाजा धकेल कर देखा। मेरी खुशबख्ती रूज पर थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने थोड़ा सा धकेल कर अंदर झांका। 0 वाट के बल्ब की नीलगी रोशनी में जहाजी साइज के बड़े से बेड के एन वस्त में साईं दिलजीत पहलू के बल लेटा दिखाई दिया। उसकी पूछ दरवाजे की जानिब थी। मैं बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में साईं दिलजीत के अलावा कोई नहीं था और हल्की आवाज़ में गूंजने वाले खर्राटे उसकी गहरी नींद की खबर दे रहे।